बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमारी जारी थी जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। कंडीशंस को समझा था, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम किया था। सम ऑफ द रूट्स किस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, ये सब हमने सीखा था। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इंशाल्लाह आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना है जी। तो देखते हैं क्या पूछता है। कहता है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने इस क्वेश्चन में भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके अभी तक बार बार कोई के कांस्टेंट है जिसको फाइंड करने का बोल रहा है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में एक अपनी ही कंडीशन दे रहा है। अब कंडीशन ये देता है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है आपकी, उसके जो रूट्स हैं यानी अल्फ़ा बीटा जिसको आप कंसिडर करेंगे, वो डिफ़र करते हैं, उनका डिफरेंस यानी उनको माइनस किया जाए तो 3 आता है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यूनिटी था और यहाँ पे 3 है। बाकी इसमें अपनी अपनी इक्वेशंस हैं और कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। तो जिस स्टूडेंट को डिफ़र बाय यूनिटी समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से उसे डिफ़र बाय 3 भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट अभी से ज्वाइन कर रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं भी सॉल्व कर देती हूँ। हम सबसे पहले इसमें से सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि डिफ़र बाय 3 यानी माइनस करने से जो 3 आंसर आता है वो कंडीशन यूज़ करके हम किस तरह के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन मैं अपने पास नोट करती हूँ और फिर हम आगे समझते हैं इसको जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। इक्वेशन तो मुझे दी गई थी वो लिख लिया। और यहाँ से सबसे पहले हम ए, बी और सी लिख देते हैं। ए क्या होता है जी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 1, ठीक है। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज़ -9 एंड सी इज़ द कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज़ k+2। ये हालांकि इसके अंदर 2 ही टर्म्स है लेकिन ये सारा का सारा आपने सी कंसिडर करना है, ओके जी। अब आप सपोज कर लें कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होता है जी? -b/a होता है और हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b इज़ -9 बाय a is 1। सो दिस इज़, डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कीजिए, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस और ये सिंपल 9 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 9 के इक्वल, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और वो इक्वल होता है c/a के। अब c क्या है हमारे पास? k+2 बाय a क्या है? 1। तो डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कीजिए, k+2 आ जाता है आपके पास अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने खुद से निकाल लिए। अब जो कंडीशन है वो ये कहती है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये कहती है कि जो ये रूट्स हैं वो डिफ़र करते हैं बाय 3, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। अब ये तीसरी इक्वेशन आ गई है। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है सिमल्टेनियसली। जिस इक्वेशन में से दिल करता है आप वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कीजिए, या किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर आप इसको फाइंड करते जाएं तो ये आसान हो जाएगा। ज़रा इन दोनों इक्वेशंस पे नज़र दौड़ाइए, फर्स्ट और लास्ट वाली इक्वेशन। इन दोनों को अगर मैं ऐड ही कर दूँ, इनको पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देते हैं और फिर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने से क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 9 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 3। जब दोनों ऐड होंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बन जाएगा। दिस इज़ 12। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू को निकालूँ, अल्फ़ा आइसोलेट करूँ तो 2 दूसरी साइड पे शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यू मेरे पास अल्फ़ा 6 आ जाएगा। अल्फ़ा की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, इन तीनों इक्वेशंस में से आपके पास बीटा आ जाएगा।
अच्छा, इसमें अगर मैं पुट करूँ तो बीटा नहीं आएगा क्योंकि के भी अननोन है, तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस में किसी में पुट कर लेती हूँ। लेकिन साथ में मुझे बताना होगा कि मैं पुट करने जा रही हूँ इस वैल्यू को। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, मर्ज़ी है जिसमें भी पुट कीजिए। सपोज़ मैं फर्स्ट में ही कर देती हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 9 बनेगा 6 प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 9, यानी अल्फ़ा को मैंने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। सो बीटा इज़ इक्वल टू 9 एंड 6 शिफ्ट होने के बाद -6 जो कि 3 बन जाएगा। सो बीटा इज़ इक्वल टू 3। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई। इसको मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है जी। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 3, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू के प्लस 2, यानी 6 इंटू 3 इज़ इक्वल टू के प्लस 2। 6 3s are 18, दैट इज़ इक्वल टू के प्लस 2। के को आइसोलेट करें, 2 को शिफ्ट कर दें तो -2 हो जाएगा। 18 यहाँ पहले से मौजूद था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगा 16 एंड सो द वैल्यू ऑफ के इज़ 16। ठीक है जनाब, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे वो खुद ही कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब जब आप सोल्यूशन करेंगे तो लेट का वर्ड मत यूज़ कीजिएगा, कि क्योंकि हम सपोज नहीं कर रहे। आप कहिएगा एज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको के फाइंड करना है, और देखिए यहाँ पे उसने इक्वेशन जो कंडीशन होती है वो पहले से उसने खुद ही बना के दे दी। मतलब ये कि पहले वर्ड्स में कह रहा था सम ऑफ द रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फिर कह रहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू दिस, फिर डिफ़र बाय यूनिटी, डिफ़र बाय 3, सब कुछ वो वर्ड्स में स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे रहा था। अब इस क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि बनी बनाई इक्वेशन मौजूद है। अब आपको कंडीशन दी गई है, बस इसको उठाइए और यूज़ कीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्फ़ा एंड बीटा को लेट मत कीजिएगा, इसने खुद से दे दिया है। मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर आगे बात करते हैं। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है, और यहाँ से सबसे पहले ए, बी और सी लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो मैंने एक 1 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ -5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ के, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, जो कंडीशन उसने दी थी वो भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। और अब देखें मैंने एज़ का वर्ड यूज़ किया जैसा कि अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, उसकी बात वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आ जाइए जी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल है ये फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है जी -b/a के, और अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। -b इज़ -5 बाई a इज़ 1। डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कीजिए। माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, और 5 एज इट इज़ आ गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5, ये हमारे पास सम आ गया। दूसरी तरफ प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के। ठीक है, ओके। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, सी व्हाट इज़ सी? सी इज़ द वैल्यू ऑफ सी इज़ सॉरी के, एंड डिनोमिनेटर में a है तो 1 आ जाएगा। अगेन आप डिनोमिनेटर के 1 को इग्नोर कीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू के, दिस इज़ अनदर इक्वेशन। और जो उसने गिवन इक्वेशन दी थी, दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। तो मैं इनको नाम दे देती हूँ ताकि मैं जब जब इन पे ऑपरेशन करूँ तो मैं इक्वेशन 1 2 और 3 का नाम दे दूँ। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। अब ज़रा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए गौर से। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो 3 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा मिलके 4 अल्फ़ा बन जाएगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह से 2 बीटा और 1 बीटा 3 बीटा बन जाएंगे, और कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है, और जब तक कैंसिल नहीं होगा हम कोई भी वैल्यू अल्फ़ा या बीटा में से नहीं निकाल सकते। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा निकल जाएगा, 2 अल्फ़ा फिर बच जाएगा, और 2 बीटा में से 1 बीटा निकलेगा तो 1 बीटा फिर भी बच जाएगा। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि दोनों में से या अल्फ़ा कैंसिल हो या बीटा कैंसिल हो। तो इक्वेशन 2 को मैं कुछ चेंजेस करती हूँ। इसमें अल्फ़ा है तो इस अल्फ़ा के साथ मैच कराने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर आप बीटा को एक जैसा बनाना चाहते हैं तो ये 2 बीटा है, और इस इक्वेशन को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि 2 बीटा बन जाए, फिर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय 3।
3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये बनेगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 3 इंटू 5 इज़ 15। अब ज़रा फर्स्ट और इस फोर्थ इक्वेशन को कंसिडर कीजिए, दोनों में 3 अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये अल्फ़ा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4, आप इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस कर रही हूँ, तो फिर मुझे 4 को ही पहले लिखना होगा। सो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 15 इज़ द फोर्थ इक्वेशन, एंड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 12 इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। करना है जनाब मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो सारों के साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सारे चेंज होने के बाद माइनस बन जाएंगे। 3 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0, 3 बीटा में से 2 बीटा गए तो 1 बीटा रह जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस 12 इज़ 3। नाउ द वैल्यू ऑफ बीटा इज़ 3। ये बीटा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, किसी में भी पुट कीजिए। इसमें मत कीजिएगा क्योंकि इसमें अल्फ़ा बी अननोन है, के भी अननोन है, तो 2 अननोन होंगे तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे वैल्यूज़। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, चले मैं 2 में पुट कर देती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 5, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को रिप्लेस करूँगी मैं 3 से, इज़ इक्वल टू 5। यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो 3 शिफ्ट होने के बाद -3 एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 2 एंड बीटा इज़ 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ 3 में पुट कीजिए तो आपको के मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 कहती है अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू के, यानी 2 इंटू 3 is equal to k, 2 3s are 6 is equal to k, and so the value of k is 6। फाइनली स्टेटमेंट लिख दिया करें, अगर मैं ऑरली बोल भी दूं तो आप लाजमी लिखिएगा, मार्क्स होते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। ये आ गई आपके पास k की वैल्यू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अच्छा अब देखिए, पहले आपको सिर्फ एक ही कांस्टेंट था अननोन के, जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में बार बार फाइंड करने को दे रहा था। अब उसने m और n दो अननोन्स दे दिए हैं, ठीक है। m भी फाइंड करना है, n भी फाइंड करना है, और कंडीशन क्या है कि कहता है इफ़ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम भी और प्रोडक्ट भी दोनों ही आर इक्वल टू 3/5, वो 3/5 के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जब हम सम ऑफ द रूट्स लेंगे वो भी इक्वल टू 3/5 लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे तो वो भी 3/5 के ही इक्वल लेंगे। यही उसकी कंडीशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने m और n फाइंड करने हैं। क्वेश्चन लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी तो क्वेश्चन कर लिया मैंने अपने पास नोट, यानी कि जो गिवन इक्वेशन थी वो मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले a, b और c को लिख लेते हैं। क्या है, a है जी x² का कोफिशिएंट दैट इज़ m, b is the coefficient of x that is -3 and c is the constant term that is -n। ठीक हो गया। अब कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशंस क्या दी थी उसने, कंडीशन में ये कहा था कि सम ऑफ द रूट्स, अच्छा मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। दो कंडीशंस हैं क्या, कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल है 3/5 के, तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इक्वल है 3/5 के। यही उसने कहा था ना कि दोनों, बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू 3/5। सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा के, इक्वल टू 3/5, यानी कि -b/a इक्वल है 3/5 के, माइनस b, व्हाट इज़ b, -3 by a is m equal to 3/5, minus into minus is plus, 3/m is equal to 3/5, ठीक है। यहाँ से 3 बोथ साइड्स पे आप कंपेयर कीजिए, कैंसिल हो सकता है, और कंपेयरिंग में अगर कहूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक है।
कंपेयर करने से क्या होगा, हमें पता चल गया कि m की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, m फाइंड हो गया। अब दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं, हो सकता है यहाँ से हमें n मिल जाए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो भी इक्वल है 3/5 के। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि c बाई a इक्वल है 3/5 के। c, व्हाट इज़ c? दिस इज़ नेगेटिव n, ठीक है, बाय a इज़ m, दैट इज़ इक्वल टू 3/5 माइनस n बाय m। m की वैल्यू आप अभी अभी जो फाइंड की है इसको रिप्लेस कीजिए 5 से, दैट इज़ इक्वल टू 3/5। 5 को कंपेयर कीजिए या दोनों साइड्स से कैंसिल कर लें तो आपके पास नेगेटिव n इक्वल आ जाएगा 3 के। n की वैल्यू फाइंड करनी है, n को आइसोलेट होना चाहिए यानी अकेला होना चाहिए, नेगेटिव साइन शिफ्ट हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। नेगेटिव साइन कैसे शिफ्ट होता है? मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स या डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स की हेल्प से। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता और वो समझते हैं बस वैसे ही उठ के जो है वो नेगेटिव साइन दूसरी साइड पे चला गया। इस तरह से नहीं होता, ये हम डायरेक्ट ज़रूर कर लेते हैं लेकिन आपको रीज़न पता होनी चाहिए। ठीक है जी, सो द वैल्यूज़ ऑफ m and n are 5 and -3 रिस्पेक्टिवली। मैंने इकट्ठी लिखी हैं इसलिए रिस्पेक्टिवली का वर्ड लाजमी है यूज़ करना, वरना आप यूँ लिख सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ m इज़ 5 एंड n इज़ -3। ठीक हो गया जी। होप्स हो कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी मसले की बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, पूछा कीजिए। आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे होती है जी एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।